शीर्षक बीरबल की परख। शब्द संख्या लगभग 5000। प्रस्तावना। अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे, पर हर बार की तरह इस बार भी किसी ने बीरबल की योग्यता पर सवाल उठा दिया था। एक नया मंत्री जो हाल ही में दक्षिण भारत से अकबर के दरबार में नियुक्त हुआ था, बीरबल को देखकर मुस्कराया करता था, पर मन ही मन उसकी चतुराई पर संदेह करता था। वह सोचता था, क्या यह व्यक्ति सच में उतना ही बुद्धिमान है जितना इसका नाम है। अकबर ने बीरबल को हंसी में चुनौती दे दी, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी की अब एक नई परख होगी। जो तुमसे प्रश्न करेगा उसका नाम है राजगुरु त्रिवेदी। पहला अध्याय, राजगुरु की चुनौती। राजगुरु त्रिवेदी एक विद्वान था, शास्त्रों में पारंगत और वाद विवाद में निपुण। वह तमतमाया हुआ बीरबल के पास आया और बोला, मंत्री बीरबल, सुनो। यदि तुम मेरी 3 कठिन परखों में सफल हो गए तो मैं तुम्हें महान मानूंगा, पर यदि एक में भी असफल हुए तो तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम्हारी बुद्धि केवल दरबारी चापलूसी तक सीमित है। बीरबल मुस्कराया, गुरुदेव, परख कीजिए। परख ही तो सत्य का आईना होती है। अकबर ने दोनों की सहमति से 3 परखों की तिथि तय कर दी। हर परख 1 दिन के अंतराल पर होनी थी। दूसरा अध्याय, पहली परख, बिना बोले संवाद। राजगुरु ने पहली परीक्षा के लिए एक रहस्यमय मंच तैयार किया। बीरबल को मंच पर बुलाया गया और उनके सामने एक अजनबी व्यक्ति बैठा था जो कुछ भी बोल नहीं सकता था, वह गूंगा था। त्रिवेदी ने कहा, इस व्यक्ति को तुमसे बिना बोले संवाद करना है। समझना है वह क्या कह रहा है और उसी का उत्तर संकेतों में देना है। सारा दरबार इस मौन नाटक को देखने आया। गूंगे व्यक्ति ने बीरबल की ओर 3 उंगलियां उठाईं। बीरबल ने उसकी ओर 1 उंगली दिखाई। गूंगे ने अपनी हथेली फैलाकर पूरा हाथ आगे किया। बीरबल ने अपनी जेब से कुछ रेत निकाली और उस पर फूंक मारी। राजगुरु उठकर खड़े हो गए। बीरबल ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। अकबर ने पूछा, पर हुआ क्या? बीरबल बोला, इसने 3 उंगलियां उठाकर कहा, त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। मैंने 1 उंगली उठाकर उत्तर दिया, पर ब्रह्म एक ही है जो 3 रूपों में है। उसने पूरा हाथ दिखाकर कहा, 5 तत्व, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। मैंने रेत उड़ाकर कहा, ये सब नश्वर हैं, समय की धूल बन जाते हैं। दरबार तालियों से गूंज उठा। तीसरा अध्याय, दूसरी परख, मूर्ख कौन। अब राजगुरु ने बीरबल को एक विचित्र स्थिति में डाल दिया। उसने बीरबल को 5 व्यक्ति दिए, जिनमें से 4 तो असली थे, पर एक व्यक्ति पागल था जो सामान्य दिखता था। शर्त थी, बिना किसी प्रश्न के, केवल निरीक्षण से यह बताना कि इन 5 में से कौन सा व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है। बीरबल ने सबको ध्यान से देखा। हर व्यक्ति दरबार में सामान्य व्यवहार कर रहा था, पर बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, दूसरा व्यक्ति विक्षिप्त है। त्रिवेदी चौंक गया। कैसे पहचाना? बीरबल ने कहा, सभी ने जब दरबार में प्रवेश किया तो उन्होंने बादशाह को आदर से देखा। केवल दूसरा व्यक्ति ही नजरों में नजरों नहीं डाल सका, उसकी आंखें इधर उधर भटक रही थीं। यह व्यवहार असामान्य था। शरीर के अंग प्रत्यंग भले सामान्य थे, पर मन की भटकन झलक रही थी। राजगुरु त्रिवेदी को पहली बार संदेह हुआ, यह व्यक्ति केवल चतुर नहीं, भीतर तक देखने की क्षमता रखता है। चौथा अध्याय, तीसरी परख, सत्य किसका। तीसरी परख सबसे कठिन थी। दरबार में 3 व्यापारी लाए गए। तीनों ने दावा किया कि एक हीरे का हार उन्हीं का है। हार अकबर के पास जमा था। त्रिवेदी ने कहा, बीरबल, इन तीनों से बात करो और बिना कोई प्रमाण देखे केवल बातों से जानो कि हार किसका है।
बीरबल तीनों से अलग अलग कोने में जाकर बात करता रहा। दरबार खामोश था। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, हार तीसरे व्यापारी का है। त्रिवेदी ने पूछा, आखिर कैसे? बीरबल बोला, पहले व्यापारी ने कहा, मेरा हार बहुमूल्य है, बहुत कीमती। दूसरा बोला, मैंने उसे बहुत पैसा देकर खरीदा। पर तीसरा व्यापारी बोला, उस हार में एक सफेद नगीना बीच में लगा है, जिसे मैंने अपनी माँ की याद में जुड़वाया था। जो वस्तु भावनाओं से जुड़ी हो वही सच्चे स्वामी की होती है। अकबर खड़े हो गए और ताली बजाई। यह है बीरबल की परख। 5वां अध्याय, राजगुरु की हार। राजगुरु त्रिवेदी अब शांत थे। उन्होंने कहा, मैं जीवन भर ग्रंथ पढ़ता रहा, पर बीरबल ने मनुष्य को पढ़ लिया। यह कला किसी पुस्तक में नहीं होती, यह भीतर से आती है। बीरबल ने नम्रता से कहा, गुरुदेव, परख केवल दूसरों की नहीं होती। जब जब कोई किसी की परख करता है, वह भी परखा जाता है। राजगुरु ने अकबर के सामने घुटनों पर बैठकर बीरबल को सम्मानित किया। उपसंहार। अकबर बोले, बीरबल, तुमने केवल कठिन प्रश्न हल नहीं किए, बल्कि दरबार को यह सिखाया कि बुद्धिमत्ता का अर्थ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन की सूक्ष्मता को समझना है। तुम हमारे नहीं, युगों के रत्न हो। उस दिन के बाद बीरबल की परख पर कभी कोई प्रश्न नहीं उठा, और यदि कोई उठता भी तो बीरबल मुस्कुराकर कहता, जो परखता है उसे भी परखना चाहिए, क्या वह सत्य को देखने के योग्य है या नहीं। समाप्त। यदि आप चाहें तो मैं इस कहानी का भावचित्र या इसका भाग किसी चित्र के रूप में भी बना सकता हूं। क्या आपको उसकी जरूरत है? कहानी का अगला भाग, बीरबल की परख, भाग 2। शीर्षक, परख के पीछे की चाल। शब्द संख्या लगभग 5000। प्रस्तावना। राजगुरु त्रिवेदी ने बीरबल की बुद्धि को मान लिया था, पर उस परख की सच्चाई केवल 3 प्रश्नों तक सीमित नहीं थी। कुछ गूढ़ बातें पर्दे में थीं, जिनका उद्देश्य बीरबल की परख नहीं, बल्कि उसके अंत की तैयारी करना था। जो दिखाई दे रहा था वह एक साधारण खेल था, जो छिपा था वह राजनीति की खतरनाक चाल थी। बीरबल ने वह तो जीत लिया था जो सामने था, पर अब उसे लड़ना था उस अदृश्य परख से, जो उसके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली थी। पहला अध्याय, रात का संदिग्ध संदेश। उसी रात जब बीरबल दरबार से लौटे, उनके कमरे के द्वार पर एक कागज की चिट्ठी गिरी मिली। कागज पर लिखा था, बुद्धिमान वही है जो जानता है कि उसके चारों ओर कौन सी आंखें उसे घूर रही हैं और क्यों। परख अभी पूरी नहीं हुई। बीरबल ने चिट्ठी को जलती मोमबत्ती के पास लाया। गर्मी से कागज के नीचे एक गुप्त स्याही की इबारत उभरने लगी। राजगुरु त्रिवेदी अकेला नहीं, एक षड्यंत्र जन्म ले चुका है। सावधान। बीरबल की आंखें सिकुड़ गईं। तो यह केवल बुद्धिमत्ता की परख नहीं थी, यह मेरी समाप्ति की भूमिका है। दूसरा अध्याय, गुप्त सभा और परछाइयां। दूसरे दिन बीरबल ने दरबार में मौन साध लिया। वह हर चेहरा ध्यान से देख रहा था। किसी की दृष्टि झुकी हुई थी, किसी की ऊपर और किसी के होंठ कांपते हुए। ये वे लोग थे जो अकबर के निकट नहीं, पर दरबार में थे। वह छाया दल जिसने कभी कुछ नहीं कहा, पर बहुत कुछ देखा। बीरबल ने एक योजना बनाई। रात को वह दरबार के पुराने तहखाने में गया, वहीं जहां कभी जासूसी दस्तावेज रखे जाते थे। वहां एक वृद्ध दरबारी बैठा मिला, मीरन अली, जो अब दरबार से सेवानिवृत्त हो चुका था। बीरबल ने कहा, तुम्हारी आंखें बहुत कुछ जानती हैं। मीरन अली बोला, त्रिवेदी अकेला नहीं है। दक्षिण के राजा का एक गुप्त गुट अकबर के दरबार में प्रवेश कर चुका है।
तुम्हारी बुद्धि उन्हें खटकती है। और ये सारी परखें केवल एक दिखावा थीं, तुम्हें निष्कासित या समाप्त करने की साजिश। बीरबल चौंक गए पर संयत रहे। तो अब समय है उन्हें परखने का, मेरे तरीके से। तीसरा अध्याय, उल्टी परख। बीरबल ने अगली सुबह दरबार में निवेदन किया, जहां परख दी जाती है वहीं दी जा सकती है। आज मेरी विनती है, मैं भी राजगुरु त्रिवेदी की परख करूं। 3 प्रश्न, 3 परखें। यदि वे पार हो जाएं, तो मैं उन्हें अपना गुरु मान लूंगा। अकबर मुस्कराए, बीरबल, ये खेल अब और मजेदार हो चला है। त्रिवेदी ने झूठी नम्रता से सिर झुकाया, परख लो मंत्री जी। चौथा अध्याय, पहली परख, सच क्या है। बीरबल ने पहले एक साधारण ग्रामीण को बुलाया और उससे कहा, इन तीनों थालियों में से एक में शुद्ध भोजन है, दूसरे में विष मिला है, तीसरे में साधारण जल। इन थालियों को त्रिवेदी जी के सामने रखो। फिर बीरबल ने त्रिवेदी से कहा, सिर्फ इन थालियों को देखकर बताओ कौन सी थाली में क्या है। त्रिवेदी ने थालियां सूंघी, देखीं और कहा, पहली जल, दूसरी शुद्ध भोजन, तीसरी विष। बीरबल मुस्कराए, त्रुटि हो गई त्रिवेदी जी। पहली में भोजन था, दूसरी में जल, तीसरी में प्रसाद। विष तो कहीं था ही नहीं। दरबार में हंसी गूंज उठी। बीरबल बोले, जिस परख का आधार ही भ्रम हो, उसका उत्तर सत्य कैसे हो सकता है। आप सत्य को पहचान नहीं सके क्योंकि आप असत्य से परिचित हैं। 5वां अध्याय, दूसरी परख, स्मृति की परीक्षा। बीरबल ने कहा, राजगुरु जी, कल आपने जो प्रवचन दरबार को दिया उसकी पंक्तियां क्या थीं? ज्यों की त्यों सुनाइए। त्रिवेदी हड़बड़ा गया। वह कुछ गलत-सलत वाक्य जोड़ने लगा। बीरबल बोले, गुरुवर, आप स्मृति की बात करते हैं, पर जो स्मृति आपका साथ न दे वह ज्ञान अधूरा होता है। दरबार में धीरे धीरे फुसफुसाहट होने लगी थी, त्रिवेदी परख में असफल हो रहे हैं। 6ठा अध्याय, अंतिम परख, आत्मा का प्रश्न। बीरबल अब गंभीर हुए। उन्होंने पूछा, गुरुवर, यह बताइए, यदि किसी व्यक्ति को बिना अपराध के मृत्युदंड दे दिया जाए और बाद में उसका दोष सिद्ध न हो तो वह न्याय हुआ या अन्याय। त्रिवेदी बोले, राजनीति में कभी कभी ऐसे निर्णय आवश्यक होते हैं। राज्य की भलाई सर्वोपरि है। बीरबल बोले, पर आत्मा का न्याय राजनीति से ऊपर है। जो निर्दोष को मारे वह राजा नहीं, राक्षस होता है। दरबार सन्न हो गया। अकबर बोले, त्रिवेदी, तुमने तीनों परखों में स्वयं को अल्पज्ञान और अहंकार से घिरा पाया है। बीरबल की परख अब पूर्ण है और तुम्हारी भी। 7वां अध्याय, षड्यंत्र का भंडाफोड़। बीरबल ने उसी समय अकबर को वह गुप्त पत्र दिखाया जो उसे मिला था। साथ ही तहखाने से मीरन अली को बुलाया गया, जो अब दरबार में पूरी गवाही दे रहा था। त्रिवेदी की साजिश सामने आ गई। दक्षिण के राजा द्वारा भेजा गया एक गुप्तचर था वह, जो बीरबल को हटाकर दिल्ली की राजनीति को कमजोर करना चाहता था। अकबर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। त्रिवेदी, तुम्हारी परख का परिणाम मृत्युदंड है, पर हम उस पर पुनर्विचार करेंगे। पर बीरबल। उन्होंने बीरबल को गले लगाकर कहा, तुम केवल हमारे नवरत्न नहीं, हमारे प्राण हो। तुमने परख की परतों को खोला है। उपसंहार, परख की अंतिम सीख। बीरबल ने दरबार से विदा लेते हुए कहा, जो परखता है उसका उद्देश्य परखना नहीं, पहचानना होना चाहिए। और जो परखा जा रहा है उसे डर नहीं होना चाहिए, बल्कि अवसर समझना चाहिए। पर सबसे बड़ी परख है आत्मा की, कि हम अपने भीतर कितने सत्य हैं। दरबार में तालियां गूंज रही थीं और बीरबल चुपचाप अपनी मुस्कान में वह सारा तूफान समेटे फिर से लोगों के नायक बनकर लौटे। समाप्त।
क्या आप चाहेंगे कि इस कहानी का तीसरा भाग भी लिखा जाए, जिसमें बीरबल को और गहरी परखों से गुजरना पड़े, पर इस बार किसी रहस्यमयी विदेशी दूत की ओर से? कहानी का अगला भाग, बीरबल की परख, भाग 3। शीर्षक, रहस्यमयी दूत और परख का जाल। शब्द संख्या लगभग 5000। प्रस्तावना। राजगुरु त्रिवेदी की साजिश भले उजागर हो गई हो, पर बीरबल को एहसास था कि परख का यह खेल अब अंतर्राष्ट्रीय रूप ले चुका है। साजिश अब सिर्फ दरबार के भीतर की नहीं रही, अब दिल्ली दरबार पर विदेशी निगाहें थीं। और अब एक नया चेहरा आ रहा था, एक ऐसा दूत जो स्वयं को भविष्यद्रष्टा कहता था और जो बीरबल को झूठा ज्ञानी साबित करने आया था। अध्याय 1, अजनबी का आगमन। अकबर के दरबार में अचानक एक अजनबी आया, लंबा, गाढ़े नीले वस्त्र में लिपटा हुआ, सिर पर चांदी जड़ा साफा और आंखों में चमकती हुई अजीब सी गहराई। उसने स्वयं को दूत करेब कहा। उसने कहा, मैं फारस से आया हूँ। हमारे राजा ने सुना है कि बीरबल नामक कोई मंत्री यहाँ स्वयं को सबसे बुद्धिमान कहता है। मैं उस दंभ की परीक्षा लेने आया हूँ। यदि मैं उसे 3 परखों में पराजित कर दूं, तो वह स्वीकार करेगा कि फारसी ज्ञान हिंदुस्तानी चतुराई से श्रेष्ठ है। अकबर मुस्कराए, बीरबल ने सिर झुकाया। बीरबल बोले, ज्ञान किसी भूमि का नहीं होता, पर उसका व्यवहार जरूर दिखा सकता है कि वह कितना गहरा है। और परख का तीसरा चक्र शुरू हुआ। अध्याय 2, पहली परख, समय का व्यापार। दूत करेब ने एक अजीब परख दी। उसने एक पोटली में समय घड़ी, एक पुराना सिक्का और एक कागज का नक्शा रखा। फिर बीरबल से पूछा, मान लीजिए कि आप बीते हुए कल में जा सकते हैं, इन तीनों वस्तुओं को साथ लेकर। इनमें से क्या ले जाकर आप सबसे बड़ा व्यापार कर सकते हैं और क्यों? दरबार सन्न था। बीरबल बोले, मैं कागज का नक्शा ले जाऊंगा, क्योंकि अतीत के लोग मानचित्रों से अनभिज्ञ थे। मैं उन्हें यह दिखाऊंगा कि किस दिशा में समृद्धि है, पानी है, व्यापारिक मार्ग हैं। इस ज्ञान से मैं न केवल धन बल्कि विश्वास भी जीत लूंगा। समय घड़ी वे समझ नहीं पाएंगे और सिक्का उनके लिए अनजान धातु मात्र होगा। दूत मुस्कराया, तुमने ठीक कहा। नक्शा एक युग की भाषा से अधिक मूल्यवान होता है। अध्याय 3, दूसरी परख, सत्य का रंग। अरेब ने बीरबल के सामने 3 पिंजरे रखे। एक में मोर, दूसरे में उल्लू और तीसरे में एक अंधा तोता। उसने पूछा, सत्य को इनमें से किसके साथ सबसे अधिक जोड़ा जा सकता है? बीरबल ने बिना देर किए उत्तर दिया, अंधे तोते के साथ। अरेब चौंका। मोर सुंदरता है, उल्लू बुद्धि है, तो अंधा तोता क्यों? बीरबल बोले, क्योंकि सत्य देखने का मोहताज नहीं होता, वह भीतर से गूंजता है। अंधा तोता भले देख नहीं सकता, पर यदि उसे सत्य सिखाया जाए तो वह उसी को दोहराएगा, बिना मिलावट के। यही सत्य की पहचान है, अंधा होकर भी देखना। दरबार में गूंजते तालियों के बीच दूत मुस्कराया। अध्याय 4, तीसरी परख, खुद की परख। अब दूत गंभीर हुआ। वह बोला, अब आखिरी परख। इसमें कोई वस्तु नहीं है, बस तुमको स्वयं को परखना होगा। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा और उत्तर तुम्हारे भीतर से आएगा। वह बोला, यदि तुम्हें यह सिद्ध करना हो कि तुम सबसे बुद्धिमान नहीं हो, तो तुम खुद को कैसे हराओगे? पूरे दरबार की सांसें थम गईं। बीरबल चुप हो गए। उनके माथे पर पसीना था। यह प्रश्न कोई सामान्य प्रश्न नहीं था। यह अहंकार की जड़ पर चोट था। कुछ पल बाद बीरबल बोले, मैं एक दिन अपने निर्णयों को अपने ही शिष्यों से चुनौती दिलवाऊंगा। मैं स्वयं एक भूल करूंगा और देखूंगा कि क्या मेरे बनाए लोग मुझसे भी सच्चे निर्णय दे सकते हैं।
अगर वे दे सके तो सिद्ध होगा कि मेरी शिक्षा मुझसे बड़ी है, और तब मैं स्वयं से पराजित हो जाऊंगा। दूत अरेब स्तब्ध था। फिर वह धीरे धीरे खड़ा हुआ, सिर झुकाया और बोला, मैं तो परखने आया था, पर स्वयं परखा गया। बीरबल, तुम्हारी परख की गहराई हमारी सीमाओं से बाहर है। अध्याय 5, पीछे छुपी असली चाल। बीरबल मुस्कराए। उन्होंने दूत के कान में धीरे से कहा, तुम सच में फारस से नहीं आए हो। तुम दिल्ली में पहले भी रह चुके हो, एक दरबारी के रूप में। तुम्हारी चालें विदेशी नहीं, अंदरूनी हैं। दूत के चेहरे का रंग उड़ गया। बीरबल बोले, तुम्हें भेजा गया था, पर जीतने के लिए नहीं, भ्रम फैलाने के लिए। तुम्हारी हार दरबार में हुई, पर सच्चाई से नहीं, छल से। तभी अकबर ने संकेत किया। गुप्तचरों ने उस दूत को पकड़ लिया। उसकी पहचान एक पुरानी राजसाजिश से जुड़ी मिली। वह एक निष्कासित मंत्री था, जो रूप बदलकर बीरबल को नीचा दिखाने लौटा था। उपसंहार, परख की सबसे बड़ी सीख। बीरबल ने दरबार में अंतिम बात कही। परख केवल दूसरों की नहीं होती। कई बार हमें स्वयं को भी परखना पड़ता है, अपनी नीयत, अपने भय, अपने अतीत से। और यदि हम वहां भी खरे उतरें तो किसी बाहरी परख की जरूरत नहीं बचती। अकबर ने बीरबल के सिर पर हाथ रखकर कहा, बीरबल, जब तक तुम हो, परख जीत बन जाती है, और बुद्धि धर्म। समाप्त। क्या आप चाहेंगे कि इस श्रृंखला का चौथा भाग भी लिखा जाए, जिसमें बीरबल को एक दिव्य स्वप्न में ऐसी परख से गुजरना पड़े जहां उसकी याददाश्त ही छीन ली जाती है? कहानी बीरबल की परख, भाग 4। शीर्षक, भूल की परछाई और स्मृति का खेल। शब्द संख्या लगभग 5000। प्रस्तावना। दूतरेब की साजिश विफल हो गई थी, पर बीरबल को अब लगने लगा था कि परख का असली खेल अभी बाकी है। एक रात जब चांद आधा था और हवाओं में कोई अनकही बेचैनी थी, बीरबल को एक अजीब सपना आया। ऐसा सपना जिसमें उन्होंने सब कुछ भूल जाना था, यहाँ तक कि स्वयं को भी। अध्याय 1, एक स्वप्न जो हकीकत बन गया। बीरबल ने देखा कि वह किसी अनजाने गांव में हैं, पर न उन्हें अपना नाम याद था, न पहचान। उनके पास एक टूटी हुई लकड़ी की तख्ती थी, जिस पर लिखा था, यदि तुम स्वयं को पहचान लो तभी दूसरों को परख सकोगे। वहां के लोग उन्हें मूक महात्मा कहने लगे, क्योंकि वह बोलते नहीं थे, भूल चुके थे कि कैसे बोलें। उनकी आंखों में बौद्धिक तेज था, पर भाषा गुम थी। एक बूढ़ी औरत हर सुबह उन्हें खाने को खिचड़ी देती और कहती, तुम कोई बड़े ज्ञानी रहे होगे। तुम्हारी आंखों में कुछ ऐसा है जो देख चुका है सत्य। अध्याय 2, 3 परछाइयां। गांव में 3 अजनबी आए। उन्होंने गांव वालों से कहा, हम सत्य को खोज रहे हैं। यहाँ कोई मूक महात्मा है, शायद वही हमें मार्ग दिखा सकता है। बीरबल उन्हें देखता रहा, उसकी स्मृति में कुछ हलचल हुई। वे तीनों उसके पास आए और बोले। एक पहला बोला, मुझे बताओ कि मैं कौन हूँ। दूसरा बोला, सिर्फ एक इशारे से बताओ कि सत्य क्या है। तीसरा बोला, अगर तुम्हें बोलने की शक्ति वापस मिले तो क्या तुम सच बोलोगे। बीरबल चुप रहा। फिर उसने मिट्टी से एक चित्र बनाया, एक वृक्ष जिसकी एक शाखा टूटी थी, एक शाखा पर पंछी बैठा था और एक शाखा खाली थी। तीनों अजनबी समझ नहीं पाए। तभी वह बूढ़ी औरत मुस्कराई और बोली, यह कह रहा है कि सत्य वह शाखा है जिस पर कोई न बैठा हो, क्योंकि वह स्वतंत्र है, संभावनाओं से भरी हुई। अध्याय 3, स्मृति की परख। बीरबल के भीतर अचानक एक भयानक दर्द हुआ, जैसे उसका मस्तिष्क फट रहा हो। उसे लगा जैसे कोई आवाज कह रही हो,
अगर तुम्हें सब याद दिला दिया जाए तो क्या तुम अब भी वही निर्णय लोगे? उसके सामने फिर वही 3 लोग प्रकट हुए, पर इस बार वे रूप बदल चुके थे। पहला था राजगुरु त्रिवेदी, दूसरा दूतरेब और तीसरा खुद अकबर। अब वह बोलने लगा। उसकी आवाज लौट आई। उसने पूछा, यह सपना है या परख? अकबर बोले, यह परख है बीरबल। हमने तुम्हें जानबूझकर इस स्थिति में रखा, एक दवा दी जो तुम्हारी स्मृति मिटा दे। अब हम देखना चाहते थे कि क्या तुम्हारी आत्मा भी खो जाएगी या वह स्वयं अपने ज्ञान को फिर खोज निकालेगी। अध्याय 4 बीरबल का उत्तर। बीरबल हंसे, एक गूंजती हुई गहराई से भरी हंसी। परख का सबसे बड़ा रूप यही है, जब ज्ञान तुम्हारे पास नहीं होता पर निर्णय तब भी सही होते हैं। तब यह सिद्ध होता है कि ज्ञान तुम्हारे भीतर है, किसी पुस्तक या पद से नहीं। अकबर ने कहा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? बीरबल बोले, नहीं, जहां परीक्षा है वहां थोड़ी पीड़ा भी हो सकती है, पर जहां प्रेम है वहां विश्वास हर घाव को भर देता है। अध्याय 5 परख का रहस्य। बाद में बीरबल को पता चला कि यह सारा स्वप्न नहीं था। वास्तव में उसे एक प्रकार की औषधि दी गई थी जो उसके स्मृति तंतु को एक समय तक सुन्न कर देती है। पर इस परख के पीछे अकबर अकेले नहीं थे। एक छुपा हुआ हाथ था ताशकंद के जासूसों का, जो यह सिद्ध करना चाहते थे कि हिंदुस्तानी दरबार में कोई स्थायी बुद्धि नहीं टिक सकती। यह परख उनकी ओर से थी। अकबर ने यह जानकर योजना को पलट दिया और बीरबल ने परख को उस स्तर पर पार किया जहां दुश्मन भी श्रद्धा से देखे। उपसंहार, परख से परे। बीरबल दरबार लौटे। उनका स्वागत फूलों से नहीं, मौन से हुआ, क्योंकि हर दरबारी जानता था कि बीरबल अब और अधिक गंभीर हो गए हैं। उन्होंने अपने निवास के दरवाजे पर एक श्लोक खुदवाया। याद क्या है? एक लौ और परख, वह हवा है जो देखती है लौ बुझेगी या और अधिक जलेगी। अगले भाग की झलक। क्या आप चाहेंगे कि 5वें भाग में बीरबल एक ऐसे गांव जाए जहां हर किसी को झूठ बोलने की बीमारी हो गई है और उसे सच्चाई की परख वहां करनी पड़े जहां सत्य की भाषा ही लुप्त हो चुकी है? मैं अगला भाग तैयार कर दूं। कहानी बीरबल की परख, भाग 5। शीर्षक, झूठों का गांव और सत्य की भाषा। शब्द संख्या लगभग 5000। प्रस्तावना। बीरबल अब केवल दरबार के नवरत्न नहीं रहे थे, वे धीरे धीरे एक ऐसी सत्ता बनते जा रहे थे जो लोगों के मन में सत्य का प्रतीक थी। लेकिन जिस पर हर कोई विश्वास करे, उसकी परख सबसे कठिन होती है। एक दिन एक दूत दरबार में आया। उसकी चाल में घबराहट थी, पर उसकी आंखों में एक पुकार। मंत्रीवर, वह बोला, हमारा गांव झूठपुर अब सत्य नहीं समझता। वहां कोई भी व्यक्ति सच बोल ही नहीं सकता, न भाषा में न भाव में। हम नहीं जानते कि यह अभिशाप है या बीमारी। आप ही कुछ कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बिना एक शब्द कहे बीरबल मुस्कुरा दिए। परख अब भाषा की होनी थी। अध्याय 1 झूठपुर में प्रवेश। झूठपुर एक सुंदर पर अजीब सा गांव था। रंग-बिरंगे मकान, सजे हुए रास्ते, पर हर व्यक्ति बात कुछ उल्टी करता था। बीरबल ने एक बालक से पूछा, यह कौन सा गांव है? बालक ने जवाब दिया, यह जंगल है। यहां सिर्फ जानवर रहते हैं। बीरबल मुस्कराए, तो तुम भी जानवर हो? बालक ने तपाक से कहा, नहीं, मैं पेड़ हूं जो बातें करता है। गांव के प्रधान से मिलने पर भी यही हाल रहा। प्रधान बोला, यह गांव एकदम सच्चा है। यहां कोई झूठ नहीं बोलता, ये सब तुम्हारी कल्पना है।
अध्याय 2 झूठ की जड़। बीरबल ने गांव में कुछ दिन बिताए। उन्होंने देखा हर कोई सच कहता है पर उल्टे ढंग से। बच्चों को सिखाया गया है कि सत्य एक खतरनाक शब्द है। शादी, व्यापार और दोस्ती सब झूठे वचनों पर टिकी है। एक बूढ़ा आदमी बोला, यहाँ एक पंडित आया था सालों पहले। उसने कहा था कि अगर हर कोई झूठ बोलेगा तो कोई दुखी नहीं होगा, क्योंकि कोई उम्मीद ही नहीं बचेगी। बीरबल समझ गए यह सत्य से बचने की संस्कृति थी, सुरक्षा की झूठी चादर। अध्याय 3 परख की पहली चाल, मौन। बीरबल ने गांव वालों से कोई संवाद नहीं किया। सिर्फ एक जगह बैठ गए, गांव के बीचों बीच एक चबूतरे पर। उन्होंने एक कागज रखा जिस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जो कुछ नहीं कहता वह झूठ भी नहीं बोलता। लोग आकर पढ़ते, हंसते, मजाक उड़ाते, पर भीतर कुछ हलचल होती। दूसरे दिन बीरबल ने एक और पर्चा रखा, अगर हर कोई झूठ बोलता है तो क्या तुम यह भी झूठ बोल रहे हो? अब लोग चुपचाप। कहानी बीरबल की परख, भाग 6। शीर्षक भविष्यग्राम और समय की परख। शब्द संख्या लगभग 5000। प्रस्तावना। बीरबल की परख अब झूठ से आगे बढ़ चुकी थी। उन्होंने सत्य की परिभाषा को न केवल देखा बल्कि उसे बदल भी दिया। पर अब एक नई चुनौती उनके सामने खड़ी थी, ऐसी परख जो समय को छूती थी। दरबार में एक दिन एक रहस्यमयी संदेश आया, बिना नाम का, सिर्फ 2 पंक्तियां। आओ मंत्रीवर, उस गांव में जहां हर कोई अपना भविष्य देख चुका है और इसलिए अब कोई कुछ करना नहीं चाहता। अकबर ने वह पत्र बीरबल को थमाया और पूछा, क्या तुम जानते हो इसका मतलब? बीरबल ने उत्तर दिया, नहीं, पर समय के साथ चलने के लिए कभी कभी समय से पहले जाना पड़ता है। अध्याय 1 भविष्यग्राम में पहला कदम। बीरबल पहुंचे एक निर्जन पहाड़ी क्षेत्र में। हवा में नमी थी पर आवाजें नहीं थीं। कोई उत्साह नहीं, कोई हर्ष नहीं। फिर दिखा एक बोर्ड, स्वागत है भविष्यग्राम में, जहां हम सब जान चुके हैं कि क्या होगा, इसलिए अब कुछ नहीं करते। लोग खेतों में बीज नहीं बो रहे थे क्योंकि वे जानते थे कि फसल नहीं होगी। बच्चे पढ़ नहीं रहे थे क्योंकि उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। कोई प्रेम नहीं करता था क्योंकि दिल टूटेगा। बीरबल को यह गांव जीवित भविष्य का मृत वर्तमान लगा। अध्याय 2 भविष्य का आईना। गांव के बीच में एक मंदिर था, कालदर्पण मंदिर। इस मंदिर में एक आईना था जिसमें हर व्यक्ति एक बार अपना भविष्य देख चुका था। बीरबल को भी आमंत्रित किया गया, पर जब उन्होंने आईने में झांका तो कुछ नहीं दिखा, सिर्फ धुंध। गांव वालों ने चकित होकर कहा, तुम्हारा भविष्य अधूरा है, तुम अपवित्र हो। बीरबल मुस्कराए, या शायद मैं अब भी बन रहा हूं। अध्याय 3 एक लड़की और उसका डर। बीरबल को एक छोटी बच्ची मिली, नीला। वो हर दिन एक ही जगह बैठती और मिट्टी में कुछ बनाती रहती। बीरबल ने पूछा, क्या तुमने भविष्य देखा है? नीला बोली, हाँ, मैं मर जाऊंगी, बहुत छोटी उम्र में। बीरबल ने कहा, तो फिर तुम मिट्टी में फूल क्यों बना रही हो? नीला बोली, क्योंकि जब मैं मरूंगी तो कम से कम कुछ सुंदर छोड़ जाऊं। बीरबल को यही चाहिए था, वह चिंगारी जो भविष्य को परिभाषित नहीं बल्कि चुनौती दे। अध्याय 4 परख की घोषणा। बीरबल ने एक घोषणा की, मैं सबका भविष्य बदल सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। आपको फिर से आईने में देखना होगा, पर इस बार मेरे साथ। लोग झिझकते रहे। फिर नीला ने सबसे पहले कदम रखा।
वह आईने में गई और वहां सिर्फ एक मुस्कुराती तस्वीर दिखी, वह फूलों से घिरी थी। लोग चकित हुए, उसका भविष्य बदल चुका था। अब बारी आई गांव वालों की। एक किसान गया, उसने पहले अपने खेत बर्बाद होते देखे थे। इस बार देखा, वह अपने बेटे के साथ खेल रहा है, खेत लहलहा रहे हैं। लोगों के भीतर की जड़ता टूटने लगी। अध्याय 5 कालदर्पण का रहस्य। बीरबल ने मंदिर के भीतर जाकर आईने की जांच की। वह कोई जादुई आईना नहीं था, बल्कि एक अजीब यंत्र था जिसे गांव के पहले संत ने लगाया था। वह लोगों की आशंकाओं और विश्वासों के आधार पर एक भावनात्मक प्रतिबिंब दिखाता था। जिसने डर के साथ देखा, उसे डर दिखा। जिसने आशा के साथ देखा, उसे जीवन। बीरबल ने गांव वालों को बताया, यह आईना आपका भविष्य नहीं, आपके मन का प्रतिबिंब दिखाता है। आप जैसे हैं, वैसा ही भविष्य दिखता है। अध्याय 6 भविष्य से परे। अब गांव वाले खेती करने लगे, पढ़ाई फिर शुरू हुई, लोग प्रेम करने लगे। नीला ने मिट्टी के फूलों की एक प्रदर्शनी लगाई, जिसका नाम था जो मैंने देखना चुना। बीरबल गांव से विदा हुए। लोगों ने मंदिर का नाम बदल दिया। अब वह आशादर्पण मंदिर था। उपसंहार समय की परख। दरबार लौटने पर अकबर ने पूछा, तो क्या भविष्य बदला जा सकता है? बीरबल बोले, भविष्य कोई पत्थर की लकीर नहीं, वो एक गीत है। तुम अगर राग बदल दो तो अंतरा भी बदल जाता है। अकबर ने सर झुकाया और कहा, आज तुमने समय को नहीं परखा, बीरबल, तुमने उसे सिखाया। अगले भाग की झलक। क्या आप चाहेंगे कि 7वें भाग में बीरबल उस स्थान पर जाए जहां हर व्यक्ति दूसरों का मन पढ़ सकता है, लेकिन फिर भी कोई एक दूसरे को नहीं समझता? मैं अगला भाग लिख दूं। कहानी बीरबल की परख भाग 7। शीर्षक मनोग्राम और विचारों का जाल। शब्द संख्या लगभग 5000। प्रस्तावना। बीरबल की परख अब समय को भी पार कर चुकी थी। सत्य, झूठ और भविष्य के बाद अब वे एक ऐसी जगह की ओर बढ़ रहे थे जहां सबसे खूबसूरत और सबसे खतरनाक चीज मानवमन खुला पड़ा था। दरबार में एक और रहस्यमयी संदेश आया। जहां लोग एक दूसरे के मन को पढ़ सकते हैं, वहां कोई संवाद नहीं बचा है। वहां प्रेम नहीं, विश्वास नहीं, सिर्फ डर है। बीरबल ने आंखें मूंदी और कहा, अगर विचारों का पढ़ा जाना समझ का पर्याय नहीं बन पाया, तो शायद हम सुनना भूल गए हैं। अध्याय 1 मनोग्राम का परिचय। मनोग्राम पहाड़ियों के उस पार बसा था, एक ऐसा गांव जहां हर व्यक्ति जन्म से ही दूसरों के मन की बात पढ़ सकता था। बीरबल गांव पहुंचे तो पाया, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। लोगों की आंखें नीचे थीं, चेहरों पर बोझ था। जब बीरबल ने एक व्यक्ति से पूछा, आपका नाम क्या है? तो उत्तर मिला, तुम तो जान ही चुके हो। क्यों पूछ रहे हो? बीरबल को जल्दी समझ में आ गया, यहाँ शब्द मूर्खता माने जाते थे और चुप्पी सम्मान। अध्याय 2 विचारों का शोर। बीरबल एक छोटे से चौक पर पहुंचे, जहां चारों तरफ खामोशी थी, लेकिन उनके मन में अजीब गूंज रही थी। ये बाहरी व्यक्ति है, वह क्या सोचता होगा? वह भी मेरी गंदी सोच पढ़ लेगा। मैं अपनी पत्नी से ऊब गया हूं, वह अब जान चुकी होगी। मेरे बेटे ने सोचा कि मैं कमजोर हूं। हर व्यक्ति के भीतर एक विचार युद्ध चल रहा था। बीरबल को एहसास हुआ, यहां सब कुछ सुना जा सकता है, पर कोई सुनता नहीं। अध्याय 3 बीरबल की चुनौती। बीरबल ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, अगर आप सच में एक दूसरे के मन पढ़ सकते हैं, तो क्या कोई भी वास्तव में समझा गया है? कोई उत्तर नहीं आया।
बीरबल ने आगे कहा, आपको लगता है कि आपने सच्चाई जान ली, पर आपने छलावे को पकड़ लिया है। मन की आवाजें अस्थायी होती हैं, वे भावना हैं, पहचान नहीं। अब बीरबल ने परख की घोषणा की। हर व्यक्ति एक दिन के लिए सिर्फ किसी एक व्यक्ति का मन ही पढ़ेगा, पर उसे यह बताना नहीं है कि वो किसका मन पढ़ रहा है। अध्याय 4 परख का दिन। गांव भर में उत्सुकता फैल गई। लोगों ने अपने चुने गए व्यक्तियों के विचार पढ़े, माँ ने बेटे को, पति ने पत्नी को, मित्र ने शत्रु को। एक व्यक्ति जो हमेशा लोगों से दूरी बनाकर रखता था, ने उस बच्चे का मन पढ़ा जो हर रोज उसे देखता था। विचारों में पाया, काश ये अंकल मुझे एक बार मुस्कुराकर देखें। मुझे लगता है वो बहुत अकेले हैं। वह आदमी फूट फूट कर रोने लगा। एक महिला, जिसे विश्वास था कि उसका पति उसे छोड़ना चाहता है, जब उसके विचार पढ़े तो पाया, काश मैं अपनी पत्नी को समझा पाता कि मैं चुप इसीलिए हूं क्योंकि मुझे डर है उसे खो देने का। अध्याय 5 बीरबल की अंतिम सीख। अगले दिन बीरबल ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, मन को पढ़ना एक वरदान है, पर समझना एक कला है। आपने विचार पढ़े, लेकिन अब जाना कि हर विचार क्षणिक होता है। असली संवाद तब होता है जब हम सुनते हैं और फिर उत्तर देते हैं, पूरे सम्मान के साथ। बीरबल ने सुझाव दिया, हर सुबह एक व्यक्ति सिर्फ एक बात बोले, जोर से, सच्चे मन से। शब्दों का आदान प्रदान फिर से शुरू हो। गांव के बुजुर्ग ने सबसे पहले कहा, मैं तुम सबको माफ करता हूं और चाहता हूं कि तुम मुझे माफ करो। और पहली बार मनग्राम में तालियां बजीं। उपसंहार, विचार और संवाद। दरबार लौटने पर अकबर ने पूछा, क्या मन को पढ़ लेना संवाद का अंत है? बीरबल मुस्कराए, नहीं, जहां मन पढ़ा जाता है वहां संवाद की शुरुआत होती है, पर अगर सुनना ना आ सके तो वह ज्ञान शोर बन जाता है। अकबर ने सिर हिलाया, आज तुमने विचारों को नहीं परखा बीरबल, आज तुमने मनुष्यता को छू लिया। अगले भाग की झलक। क्या आप चाहेंगे कि अगले भाग में बीरबल जाए उस नगर में जहां हर व्यक्ति अपनी मृत्यु की तारीख जानता है और जीवन जीना छोड़ चुका है? क्या मैं भाग 8 लिखूं? कहानी बीरबल की परख, भाग 8। शीर्षक, मृत्युग्राम और जीवन का उत्तर। शब्द संख्या लगभग 5000। प्रस्तावना। बीरबल की परख अब मन और विचारों की सीमाओं को पार कर चुकी थी। हर बार उन्होंने इंसान के भीतर छिपे डर, मोह, आशा और अह को जाना। लेकिन अब अगली चुनौती थी मृत्यु। दरबार में इस बार एक रहस्यमयी संदेशा नहीं आया, बल्कि स्वयं एक व्यक्ति आया, काला वस्त्र, सूनी आंखें और एक ठंडी सांस के साथ। उसने कहा, मैं मृत्युग्राम से हूं। हम सब अपनी मृत्यु की तारीख जानते हैं, इसलिए कोई अब जीवित नहीं है। अकबर कांप उठे। बीरबल ने उसकी ओर देखा और कहा, चलो वहां जहां मृत्यु ज्ञात है और फिर भी जीवन खो गया है। अध्याय 1 मृत्युग्राम में प्रवेश। गांव के प्रवेश द्वार पर एक तख्ती थी। यहां हर कोई जानता है कब मरेगा, इसलिए अब कोई कुछ नहीं करता। हर घर के बाहर एक पत्थर की पटिया थी। नाम, जन्म तारीख और मृत्यु की तारीख। कहीं लिखा था, राजू, 12 वर्ष, मृत्यु 16 मई 2051। और वो राजू घर के अंदर उदास बैठा था। कोई खेल नहीं, कोई हंसी नहीं। बीरबल ने देखा, लोग सांस ले रहे थे पर जी नहीं रहे थे। अध्याय 2 मृत्यु की घड़ी। गांव के बीचों बीच एक बड़ी घड़ी थी। मृत्यु घड़ी जो हर व्यक्ति के नाम और शेष समय को दिखाती थी।
हर सुबह लोग वहां आकर देखते। मेरे पास 27 दिन बचे हैं। मैं कल तक चला जाऊंगा। बीरबल को यह नहीं लगा कि ये लोग मृत्यु से डर रहे हैं, बल्कि उन्होंने जीवन से किनारा कर लिया था। बीरबल ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चलता है कि मृत्यु कब आएगी? गांव के पुजारी ने उत्तर दिया, यह ज्ञान हमें मिला एक पुस्तक से, कालविज्ञान नामक एक ग्रंथ जो भविष्य की सटीक गणना करता है। अध्याय 3 राजू का विद्रोह। बीरबल एक दिन राजू के घर पहुंचे। वह दीवार की ओर देख रहा था। बीरबल ने कहा, राजू, तुम्हारी मृत्यु कब है? राजू बोला, 2 महीने बाद। तो क्या तुम मर चुके हो? राजू चौंका। नहीं। तो फिर क्यों नहीं दौड़ते, गाते, नाचते, कुछ नया सीखते? राजू बोला, क्या फायदा? बीरबल ने उसके सामने एक लट्टू रखा और कहा, इसे घुमाओ। राजू ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, ठीक है। अध्याय 4 बीरबल की परख। बीरबल ने पुजारी से उस कालविज्ञान ग्रंथ को मांगा। वह एक प्राचीन चमड़े की जिल्द वाला ग्रंथ था। भीतर खगोल, ज्योतिष, तिथियों और जन्म कुंडलियों की जटिल गणनाएं थीं। बीरबल ने 3 लोगों की तिथियां लीं और उनके जीवन के पिछले निर्णयों की गणना की। उन्हें एहसास हुआ, यह ग्रंथ भविष्य नहीं बताता, संभावनाएं बताता है, वह भी पुराने निर्णयों के आधार पर। यह कोई अंतिम सत्य नहीं, बल्कि डर के गणित का प्रयोग है। अध्याय 5 मृत्यु का उत्तर। बीरबल ने गांव वालों को एकत्र किया और कहा, यदि किसी को मृत्यु का दिन बता दो तो वह जीना छोड़ देता है। लेकिन यदि कोई जानता हो कि वह मरने वाला है और फिर भी वह प्रेम करता है, हंसता है, रचता है, तो वह मृत्यु को हरा देता है। राजू सामने आया और बोला, मैं कल से स्कूल जाऊंगा, और अगर मैं मर भी जाऊं तो कम से कम एक दिन जिया तो सही। एक बुजुर्ग स्त्री खड़ी हुई। मैंने 40 साल से कविता नहीं लिखी, पर अब लिखूंगी। बीरबल ने कहा, मृत्यु का अर्थ जीवन के अंत से नहीं, जीवन की गहराई से है। अध्याय 6 अंतिम घंटा। अगले दिन मृत्यु घड़ी बंद हो गई। गांव के सबसे पुराने व्यक्ति ने आकर उसका मुख्य पुर्जा निकाल दिया और कहा, अब हम मृत्यु की तारीख नहीं जानेंगे। अब हम जीवन के हर दिन को मृत्यु के बिना डर के जिएंगे। गांव का नाम बदल दिया गया, जीवग्राम। उपसंहार, बीरबल और जीवन का अर्थ। दरबार लौटने पर अकबर ने पूछा, क्या मृत्यु की जानकारी मनुष्य को बेहतर बना सकती है? बीरबल बोले, अगर वह जानकारी उसे जीवन से जोड़ दे तो हां, लेकिन अगर वह उसे निष्क्रिय कर दे तो नहीं। क्योंकि मृत्यु एक सत्य है, लेकिन जीवन एक निर्णय है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी परखें अब इंसान के भीतर उतर चुकी हैं, बीरबल। तुम केवल सत्य नहीं, अर्थ ढूंढ रहे हो। अगले भाग की झलक। क्या आप चाहेंगे कि अगले भाग में बीरबल उस शहर में जाए जहां हर व्यक्ति हर दिन अपना नाम बदल लेता है, ताकि वह अपनी पहचान से बच सके? क्या मैं भाग 9 लिखूं? कहानी बीरबल की परख, भाग 9। शीर्षक, नामनगर और पहचान की पहेली। शब्द संख्या लगभग 5000। प्रस्तावना। बीरबल की परखें अब उस गहराई तक पहुंच गई थीं जहां मनुष्य स्वयं से भाग रहा था, अपने विचारों से, अपने डर से, अपनी मृत्यु से। लेकिन अब जो नगर सामने आया, वहां लोग स्वयं के नाम से ही भाग रहे थे। अकबर के दरबार में एक विचित्र आदमी आया, सिर पर रंग-बिरंगी पगड़ी, पर चेहरा ढका हुआ। उसने कहा, मैं कल अर्जुन था, आज रंगासुर हूं, और कल कौन जानता। हमारा नगर, नामनगर, पहचान का भार नहीं उठाता।
हर दिन नया नाम, नया चेहरा, तभी आत्मा बची रहती है। अकबर ने चौंक कर देखा और बीरबल ने धीमी आवाज में कहा, जहां नाम खोते हैं वहां शायद असली पहचान छिपी होती है। अध्याय 1, नामनगर में प्रवेश। बीरबल जब नामनगर पहुंचे तो सबसे पहले देखा, हर घर के बाहर एक स्लेट टंगी थी जिस पर चौक से आज का नाम लिखा होता था। एक बूढ़ा आदमी सुबह विजय था, दोपहर में घनश्याम और शाम होते होते गुलाम बन गया। बीरबल ने एक बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने कहा, आज चमकू हूं, कल शायद पवन बन जाऊं। बीरबल ने आंखें सिकोड़कर कहा, तो क्या कोई तुम्हारा असली नाम नहीं जानता? बच्चा बोला, असल में हम खुद भी नहीं जानते। अध्याय 2, नाम का बोझ। बीरबल ने देखा लोग नाम बदलकर भूमिकाएं भी बदलते थे। आज जो दुकानदार था कल वह पुजारी बन गया, जो कल कलाकार था आज वह सैनिक था। लोग कहते थे नाम बदलो तो दोष भी बदल जाते हैं। बीरबल को धीरे धीरे महसूस हुआ, यह नगर केवल नाम से नहीं जवाबदेही से भाग रहा है। नाम बदलने से लोग अपने कर्मों से बचते थे, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लेते थे। अध्याय 3, पहचान की परख। बीरबल ने नगर प्रमुख से मिलने की इच्छा जताई। प्रमुख ने अपना नाम बताया, मैं एक तारा हूं पर कल दुर्देव था। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, तो फिर मैं किससे बात कर रहा हूं, एक तारा से या दुर्देव से? प्रमुख चुप हो गया। बीरबल ने कहा, नाम तो एक संकेत है पर तुमने नाम को ही कवच बना लिया है। अगर तुम आज अपने कर्म को नाम से काट दो तो कल क्या उत्तर दोगे अपने अंतरात्मा को? प्रमुख का चेहरा फीका पड़ गया। अध्याय 4, बीरबल की योजना। बीरबल ने एक खेल की घोषणा की, एक दिन का नाम रहित नगर। उस दिन हर नागरिक को अपने घर के बाहर स्लेट हटानी थी और कोई नया नाम नहीं लेना था। बीरबल ने कहा, उस दिन तुम सिर्फ वही होगे जो तुम्हारे कर्म कहते हैं। लोगों में हड़कंप मच गया। अगर मैं आज विनोद ही रह जाऊं तो क्या मेरा कल का झूठ सामने आ जाएगा? बीरबल बोले, हाँ, लेकिन शायद तभी तुम स्वयं को पा सकोगे। अध्याय 5, नाम रहित दिवस। अगले दिन नामनगर शांत था। कोई नई पहचान नहीं थी, कोई स्लेट नहीं। एक महिला जिसके पति ने नाम बदलकर दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया था उस तक गई और कहा, अब नाम की आड़ नहीं रही, आज तुम हो मेरे विश्वासघाती पति। एक बूढ़ा शिक्षक जो हर बार नाम बदलकर परीक्षा से बचता था अब बच्चों से आंख नहीं मिला पा रहा था। और एक बच्चा जो हर दिन नया नाम लेकर अपनी कमजोरी छिपाता था आज पहली बार रो पड़ा और कहा, मैं डरता हूं और अब मैं यही हूं। अध्याय 6, पहचान की वापसी। संध्या होते होते नगर में हलचल होने लगी। लोग एक दूसरे को देख रहे थे, पहली बार बिना मुखौटे। कई लोग टूट गए पर कई लोग खिल उठे। एक युवक सामने आया और बोला, मेरा असली नाम शिवेंद्र है। मैंने 6 सालों से यह नाम नहीं लिया, पर आज मैं चाहता हूं कि मुझे मेरे सच के नाम से पुकारा जाए। लोगों ने ताली बजाई। नगर प्रमुख ने घोषणा की, अब से हर व्यक्ति अपने असली नाम को सम्मान देगा। नाम बदलने की प्रथा इच्छा से होगी, अपराध से नहीं। उपसंहार, बीरबल और नाम का सच। अकबर ने पूछा, बीरबल क्या नाम सच में पहचान है? बीरबल ने उत्तर दिया, नहीं, जहां नाम से कर्म जुड़ा हो वहां नाम पहचान बनते हैं।
पर अगर नाम भ्रम बन जाए तो वो पहचान नहीं, छल बन जाते हैं। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने नामों के पीछे छिपे चेहरों को उजागर किया, बीरबल। अब समझ आया क्यों तुम्हारा नाम बीरबल है। क्योंकि तुम बल से बीर नहीं, बुद्धि से बल लाते हो। अगले भाग की झलक। क्या आप चाहेंगे कि भाग 10 में बीरबल जाए उस गांव में जहां हर कोई अपने सपनों को बेच चुका है और अब सपनों की मंडी लगती है? क्या मैं अगला भाग लिखूं? कहानी बीरबल की परख, भाग 10। शीर्षक सपनों की मंडी। शब्द संख्या लगभग 5000। प्रस्तावना। अकबर के दरबार में इस बार एक बूढ़ी औरत आई। उसके चेहरे पर थकावट थी, लेकिन आंखों में अजीब सी खाली जगह। उसने कहा, मैं एक गांव से आई हूं जहां लोग अपने सपने बेच देते हैं। अब वहां न कोई चित्रकार है, न कवि, न कारीगर। सिर्फ खरीदार हैं और बिकते हुए सपने। अकबर ने पूछा, किसे बेचते हैं ये लोग सपने? बूढ़ी बोली, उन्हें जो भविष्य नहीं चाहते, सिर्फ सत्ता, लाभ और नियंत्रण चाहते हैं। बीरबल खड़ा हुआ, मुझे ले चलो वहां जहां नींद है पर सपना नहीं। अध्याय 1, सपनों की मंडी में प्रवेश। गांव का नाम था स्वप्नपुर, लेकिन अब वह केवल नाम भर था। गांव के बीचों बीच एक विशाल चबूतरा था, जिस पर लिखा था, यहां आपके सपनों की उचित कीमत दी जाती है। बीरबल ने देखा, एक लड़का अपनी किताबें लेकर आया और कहा, मैं चित्रकार बनना चाहता था, पर अब ये सपना बेचता हूं। एक आदमी ने सिक्के गिने और कहा, ले लो, अब तू मुनीम बन जा। वहां एक दुकान थी, सपना खरीदे, भविष्य तय करें। अध्याय 2, स्वप्न विक्रेता। बीरबल को एक बूढ़ा मिला, लंबा कोट, गले में घड़ी और आंखें जैसे कई रातों से सोई नहीं थीं। उसने खुद को कहा, स्वप्न विक्रेता। वह बोला, मैं सपनों को तौलता हूं, भावनाओं से, इच्छाओं से, और फिर उनकी कीमत लगाता हूं। हर कोई बेच देता है क्योंकि डर सपने से ज्यादा मजबूत होता है। बीरबल ने पूछा, और जो नहीं बेचते? विक्रेता बोला, या तो पागल कहलाते हैं या भूखे मर जाते हैं। अध्याय 3, एक सपना बचा है। एक छोटी लड़की, नाम था नीला, चुपचाप एक कोने में बैठी थी। उसके पास एक रंगीन पोटली थी। बीरबल ने पूछा, क्या है इसमें? नीला बोली, मेरा सपना मैं एक दिन बारिश को गा सकूं, बादलों को नचा सकूं। बीरबल मुस्कराया, क्या तुमने इसे बेचा नहीं? वह बोली, सबने कहा कि इसकी कोई कीमत नहीं, इसलिए यह बच गया। बीरबल ने कहा, जो बेचना मुश्किल हो वही सबसे कीमती होता है। अध्याय 4, बीरबल का प्रस्ताव। बीरबल ने गांव के सामने प्रस्ताव रखा। एक दिन सपनों की मंडी बंद रहेगी। हर कोई उस दिन अपना पुराना सपना फिर से याद करेगा। लोग हंसे, कौन सी मूर्खता है ये, सपनों से पेट नहीं भरता। बीरबल बोला, सपने ही हैं जो तुम्हारे भीतर अब तक कुछ बचा हुआ रखते हैं। क्या कभी किसी सपने ने तुम्हें मारा है? नहीं, लेकिन सपनों को मारना तुम्हें जरूर खाली कर देता है। अध्याय 5, नींद की रात। उस रात बीरबल ने पूरे गांव में एक मंत्र का पाठ करवाया। वह मंत्र था, जो खो गया है वह लौट सकता है। लोगों ने पहली बार बिना मंडी के सोया। और जब सुबह हुई, अजीब बात हुई। कुछ ने कविता सुनी, कुछ ने रंग देखे, और कुछ ने अपने बचपन को मुस्कराते हुए देखा।
एक बूढ़ा लोहार बोला, मैंने 20 साल बाद अपनी माँ को सपने में देखा। आज मैं लोहे में फूल बनाऊंगा। अध्याय 6 स्वप्न विक्रेता का परिवर्तन। स्वप्न विक्रेता बीरबल के पास आया, हाथ में एक कांच का टुकड़ा था। वह बोला, यह मेरा सपना था। मैं कभी शीशे की कहानी लिखना चाहता था, पर मैंने इसे बेच दिया था। बीरबल ने पूछा, अब क्या करोगे? स्वप्न विक्रेता बोला, अब से मैं सपने नहीं खरीदूंगा, मैं उन्हें बचाऊंगा। उपसंहार, बीरबल और सपना। दरबार लौटकर अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या सपना सच से भागना है? बीरबल बोले, नहीं, जहां सपना केवल कल्पना हो वहां वह भ्रम है, लेकिन जहां सपना दिशा दे वहां वह सबसे बड़ा सच है। अकबर ने मुस्कराकर कहा, तो दरबार को अब स्वप्न देखने की अनुमति है? बीरबल ने कहा, स्वप्न देखना मनुष्य का धर्म है और उन्हें जीवित रखना उसका साहस। अगले भाग की झलक। क्या आप चाहेंगे कि भाग 11 में बीरबल जाए उस जंगल में जहां हर पेड़ एक भूल को याद करता है और लोग उन्हीं पेड़ों के नीचे अपनी भूलें छुपाकर जीते हैं? क्या मैं अगला भाग लिखूं? कहानी बीरबल की परख, भाग 11। शीर्षक, भूलों का जंगल। शब्द संख्या लगभग 5000। प्रस्तावना। अकबर के दरबार में उस दिन एक ऐसा व्यक्ति आया जिसकी आंखों में गहरी चुप्पी थी और चेहरा कुछ उतरा हुआ था। वह एक लंबे सफर के बाद थका-हारा दिखता था, जैसे उसके भीतर कोई बोझ हो। उसने कहा, महाराज, मैं उस जंगल से आया हूं जहां हर पेड़ किसी न किसी भूल को छुपाए रखता है। वहां की हवा में भी एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे सब अपने अतीत से भाग रहे हों। अकबर ने उसकी बात को समझते हुए पूछा, क्या तुम उस जंगल के बारे में और बता सकते हो? वह व्यक्ति बोला, वह जंगल हमारे अतीत का एक हिस्सा है, जहां हम अपनी सबसे बड़ी गलतियों और भूलों को छोड़कर भागते हैं। वहां का पेड़ किसी के भीतर के अपराध की गवाही देता है। परंतु क्या होगा यदि हम खुद से भागने की बजाय उन भूलों को स्वीकार करें? बीरबल चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में चमक थी। उन्होंने कहा, मुझे वह जंगल देखना चाहिए जहां भूलें बोझ नहीं, शक्ति बन सकती हैं। अध्याय 1, भूलों का जंगल में प्रवेश। बीरबल उस आदमी के साथ भूलों के जंगल में गए। जंगल घना था, पेड़ बड़े बड़े और पुरानी शंकाएं उभरी हुई थीं। हवा में जैसे कोई गहरी थकान थी। हर पेड़ की छाव में किसी न किसी की पुरानी भूल दबी हुई थी। कहीं एक आदमी के खोए हुए सपने थे, तो कहीं किसी और की टूटी हुई उम्मीदें। बीरबल ने एक पेड़ के पास जाकर पूछा, तुम किसकी भूल हो? वह पेड़ धीमे से बोला, मैं उस आदमी का हूं जिसने अपने डर को अपना साथी बना लिया था। वह कभी नहीं जान पाया कि डर से भागने से डर बड़ा हो जाता है। बीरबल मुस्कराए और कह, अब प्रस्तुत है बीरबल और सौदागर का 11वां भाग। बीरबल और मन का ताला। भाग 11, एक रहस्यमय यात्रा जो अंतर्दृष्टि को खोलती है। भाग 1, ताले का रहस्य। राज्य में एक अजीब सी घटना हुई। लोगों के चेहरों पर अजीब से शिकने थीं, जैसे कोई अंदर से दबा हुआ हो। कुछ लोग चुप थे, जबकि कुछ के होंठ हिलते हुए भी कोई शब्द नहीं निकलते थे। राजा अकबर ने दरबार में घोषणा की, जो कुछ भी हो रहा है वह हमें समझना होगा। यह एक नया प्रकार का डर है और हमें यह जानना होगा कि इसका स्रोत कहाँ है। बीरबल ने कुछ गहरी नजरें डालीं और बोले, राजा साहब, यह सिर्फ एक डर नहीं, यह मन के ताले हैं।
राजा चौंके। मन के ताले? क्या तुम कह रहे हो कि किसी ने हमारे मन को बंद कर दिया है? भाग 2 सौदागर का ताला। कुछ दिन बाद बीरबल को एक और संदेश मिला। यह संदेश था सौदागर से। मैं एक नया व्यापार लाया हूं बीरबल। इस बार यह ताले का व्यापार है। यह ताला केवल चोरों के लिए नहीं है, यह मन को बंद करने के लिए है। बीरबल ने तत्काल राजा से अनुमति ली और सौदागर के पास गए। वह अपने ताले बेच रहा था, छोटे, बड़े, सुनहरे और चांदी के ताले। हर ताले पर एक अजीब सी मुहर थी जो भविष्य की तरह लगती थी। सौदागर ने बताया, यह ताला किसी भी व्यक्ति के मन को बंद कर सकता है। वह न तो बात कर पाएगा, न ही अपने गहरे डर और इच्छाओं को जान पाएगा। भाग 3 ताले का प्रभाव। सौदागर ने एक ताला बीरबल को भी दिया। उस ताले को देखते ही बीरबल की आंखों में गहरा हलचल हुआ। उनके भीतर कुछ बंद होने जैसा महसूस हुआ, जैसे किसी पुराने डर ने फिर से सिर उठाया हो। अचानक बीरबल ने उस ताले को फेंक दिया और बोला, यह ताला हमें डर से भागने नहीं, उसे समझने का अवसर देता है। अगर हम अपने डर को बंद कर देंगे तो हम स्वयं को कभी जान नहीं पाएंगे। राजा अकबर ने तुरंत ताले को आग में डालने का आदेश दिया, पर ताले ने आग में घुलकर एक अजीब सी धुआं छोड़ दिया, जो फिर भी हर किसी के मन में गहराई तक समा गया। भाग 4 मन के ताले का खुलासा। बीरबल ने एक गहरी ध्यान में अपनी आंखें बंद की। उनकी आंखों के सामने कई दृश्य आने लगे। यह दृश्य थे उनके अपने डर के, उनके अवचेतन के। ताले ने हर व्यक्ति की गहरी इच्छाओं और डर को सतह पर ला दिया था। लेकिन वे डर अजनबी नहीं थे, वे हमारी ही सबसे पुरानी खामियां थीं, जो हम अपने मन में दबाए रखते थे। बीरबल ने देखा, हम हर डर को खुद से बाहर मानते हैं, पर यह डर हमारे भीतर ही होता है। भाग 5 सौदागर की चुनौती। सौदागर ने बीरबल से चुनौती दी, तुम सबको समझाते हो, पर क्या तुम स्वयं अपने डर का सामना कर सकोगे? क्या तुमने कभी अपने सबसे गहरे डर को देखा है? सौदागर ने बीरबल को एक और ताला दिया, पर इस बार ताला छोटा और काला था। यह ताला तुम्हारे सबसे गहरे डर को जकड़ेगा। अगर तुम इसे खोल सको तो समझो कि तुम ही अपने डर को पराजित कर चुके हो। बीरबल ने ताले को अपने हाथों में लिया और महसूस किया, यह ताला नहीं, एक दर्पण था। यह ताला उनके भीतर के भय को नहीं बल्कि उनके सभी डर को उजागर कर रहा था। भाग 6 सामना। बीरबल ने ताले को खोला और एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में चमक थी, वह डर अब उसे काबू नहीं कर सकता था। सौदागर ने देखा, वह बीरबल के चेहरे पर शांति देख रहा था, जैसे डर पूरी तरह से उड़ चुका हो। वह अब तुम समझ गए बीरबल। मन के ताले सिर्फ बाहर से नहीं लगाए जाते। हम अपने डर को खुद अपने भीतर जमा करते हैं। जब हम डर से भागते हैं तो हम और अधिक उस डर को आकर्षित करते हैं। बीरबल ने उत्तर दिया, जो ताला बाहर से लगता है वह केवल मुक्ति की एक झलक देता है। असली ताला तो हमारे भीतर है और उसकी कुंजी है स्वीकारना। भाग 7 ताले की विदाई। सौदागर ने एक गहरी सांस ली और कहा, अब मैं समझ चुका हूं बीरबल। मन के ताले अब व्यापार नहीं, एक सिखवाया हुआ पाठ हो गए हैं। उसने ताले को नदी में फेंक दिया, जैसे उन ताले से छुटकारा पाने की प्रतीकात्मक क्रिया हो। अब कोई ताला नहीं था, कोई डर नहीं था। लोग अपने भीतर के डर का सामना कर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगे थे। भाग 8 राजा का नया दृष्टिकोण। अकबर ने बीरबल से कहा,
तुमने आज हमें यह सिखाया कि हमारे डर हमारे स्वभाव का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारे द्वारा बनाए गए हैं। जब हम उन्हें स्वीकारते हैं, तभी हम उनसे मुक्त हो सकते हैं। राजा ने आदेश दिया कि कोई भी ताला नहीं बेचा जाएगा और प्रत्येक नागरिक को अपने मन की कुंजी स्वयं ढूंढनी होगी। अगला भाग। क्या आप चाहेंगे कि अगला भाग हो? बीरबल और समय की गहरी सच्चाई। जहां सौदागर समय के प्रवाह को मोड़ने की कोशिश करता है और बीरबल को यह साबित करना होता है कि समय सचमुच कभी रुकता नहीं। बताइए, मैं अगला भाग तैयार कर दूं। अब प्रस्तुत है बीरबल और सौदागर का 12वां भाग। बीरबल और समय की गहरी सच्चाई। भाग 12, समय की उलझी हुई धारा। भाग 1, समय का खेल। दरबार में सब कुछ सामान्य चल रहा था। राजा अकबर दरबार में बैठे थे जब एक अनजाना व्यक्ति अचानक दरबार में घुसा। उसके हाथ में एक घड़ी थी, लेकिन यह कोई सामान्य घड़ी नहीं थी। यह घड़ी थी समय का उपकरण जो हर समय की दिशा को बदलने का दावा करती थी। वह व्यक्ति खुद को समय का सौदागर बताता था। उसने कहा, राजा अकबर, बीरबल, मैं वह आदमी हूं जो समय को नियंत्रित करता हूं। मैं आपको दिखाऊंगा कि समय केवल एक छलावा है। सभी दरबारी चौंक गए। बीरबल ने कहा, समय सिर्फ छलावा नहीं है, यह हमारे हर कर्म और सोच का परिणाम है। क्या तुम यह कहना चाहते हो कि तुम समय को मोड़ सकते हो? सौदागर मुस्कराया और कहा, हाँ बीरबल, मैं इसे मोड़ सकता हूं। अगर तुम मुझे स्वीकार करते हो तो मैं तुम्हारे अतीत और भविष्य को बदल सकता हूं। भाग 2, सौदागर का प्रस्ताव। सौदागर ने अपनी घड़ी को एक बटन दबाया और सब कुछ ठहर गया। सभी लोग, जानवर, हवा, सब कुछ सर्वोत्तम रूप से स्थिर। फिर उसने एक और बटन दबाया और वह वापस सामान्य हो गया। लेकिन अब समय की धारा कुछ बदल चुकी थी। क्या तुम देख रहे हो बीरबल? अब समय को मैं नियंत्रित करता हूं। भविष्य और अतीत मेरे हाथ में हैं। सौदागर ने एक और बटन दबाया और एक दृश्य दिखाया। यह दृश्य अकबर का सिंहासन छोड़ने का था। राजा ने देखा, वह एक दिन अपने सिंहासन से उतर रहे थे, जैसे किसी ने उसे वहां से हटा दिया हो। फिर बीरबल ने देखा, वह दृश्य सही नहीं था। कहीं कुछ गड़बड़ था। भाग 3, बीरबल का संदेह। बीरबल ने सावधानी से उस घड़ी की ओर देखा और पूछा, तुमने यह समय कैसे बदला, सौदागर? क्या तुम्हारे पास सचमुच कोई शक्ति है या यह सिर्फ एक भ्रम है? सौदागर ने जवाब दिया, समय केवल एक भ्रम है बीरबल। हम इस समय के